उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा लेकर। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया संध्या। तो यहाँ नया सवेरा जो कि हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम पावर पैक शो है, यहाँ हम बात करते हैं देश विदेश और साथ ही साथ खेल जगत, आर्थिक जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। यहाँ दिखाते हैं प्रेस रिपोर्ट और साथ ही साथ दिखाते हैं भारत के अलग अलग विविध रंग। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले नया सवेरा में इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की तरफ। भाजपा की नवीन टीम की पहली बैठक आज, चुनावी रणनीति के साथ संगठन पर होगा मंथन। सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम की बनेगी रूपरेखा। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्रों का प्रदर्शन तेज, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर बवाल। छात्रों से भिड़े जेएमएम कार्यकर्ता, भाजपा ने सोरेन सरकार पर बोला हमला। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर सरकार का फोकस। गृह मंत्री अमित शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा की समीक्षा से जुड़ी उच्च स्तरीय बैठक की करेंगे अध्यक्षता। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी। अमेरिका ने दोहराई इतिहास के सबसे बड़े कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात। और पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत आज दूसरे दौर के अभियान की करेगा शुरुआत। सामने है ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए जीत जरूरी। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान के बाद आज राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में 3 अहम बैठकें होने वाली हैं। आज दिन भर चलने वाली 3 अलग अलग बैठकों में नए पदाधिकारियों का परिचय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरा होने के अवसर पर देश भर में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रमों के साथ अन्य संगठन विषयों पर भी चर्चा होनी है। आपको बता दें कि पहली बैठक जो है वो सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के सदस्यों का औपचारिक परिचय कराया जाएगा। दूसरी बैठक मोदी एट 25 कार्यक्रम को लेकर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर पार्टी की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। वहीं तीसरी बैठक शाम 6 बजे आयोजित होगी। इसमें नितिन नवीन के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रदेशों के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट्स के साथ। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, जब हम बात करते हैं किस तरह से एक संतुलित अप्रोच को लेकर ये पूरी टीम, जिसे हम नवीन टीम कह रहे हैं, उसका गठन किया गया, आज जब पहली बैठक है, क्या मुख्य एजेंडा रहेगा? देखिए आंचल, ये मुख्य तौर पर परिचय बैठक है। जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो नई टीम बनी है, इसमें विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनका एक परिचय आपस में होगा और उनको जिम्मेदारी जो दी जानी है उसको लेकर भी एक शुरुआती चर्चा होगी। क्योंकि अब इस टीम में आप देखें तकरीबन 2/3 से ज्यादा नए सदस्य हैं, यानी उनको नई जिम्मेदारी मिली है। तो फिर ये ऐसी बैठक जरूरी हो जाती है। हालांकि जब भी इस तरह से टीम का पुनर्गठन होता है, नई टीम बनती है, तो एक बैठक बुलाई जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से एक परिचय होता है, औपचारिक परिचय जिसे कहते हैं, और आपस में एक दूसरे के बारे में जानने में एक सहूलियत होती है और आगे क्या कुछ रूपरेखा है, पार्टी के कार्यक्रमों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है, उस पर चर्चा होती है। देखिए, हम जानते हैं कि राज्यों के प्रभारियों का भी ऐलान अब होने लगा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात के प्रभारियों का ऐलान हो गया है। विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, गुजरात के तरुण चुग और पंजाब के हमने देखा है कि प्रभारियों का ऐलान किया गया है। अब बाकी जो राज्य है, राजस्थान हो या अन्य राज्य हो, जल्दी हम देखेंगे कि वहां के प्रभारियों का भी ऐलान हो जाएगा। तो इसके बाद जो पार्टी के जो कार्यक्रम है, कैसे भविष्य में रूपरेखा बनानी है संगठन के कार्यक्रमों की, कैसे उसमें जिम्मेदारी तय होनी है, वो कार्यों का बंटवारा तो हम जानते हैं एक प्रक्रिया है। क्योंकि जब पद
कौन किस पद पर है वो बात साफ हो गई है, तो उस हिसाब से कार्यों का बंटवारा भी कर दिया जाता है। तो ये एक परिचयात्मक बैठक है, इसमें भविष्य में क्या कुछ बड़े अभियान चलाने हैं उसकी एक रूपरेखा बनेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक परिचय बैठक शुरू में होगी 10 बजे से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की। बिल्कुल शैलेंद्र, परिचय बैठक है, लेकिन इसके बाद में महत्वपूर्ण समय शाम का 6 बजे भी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्षों की बैठक भी होनी है और पार्टी अध्यक्ष के साथ उनका संवाद होना है इस बैठक के जरिए। क्या प्रदेशों में किस तरह के कार्यक्रम को ले जाया जाना है या फिर जिला स्तर पर किस तरह के कार्यक्रमों को ले जाया जाना है, इस बैठक में इस बात पर महत्वपूर्ण जोर देते हुए नजर आएंगे? जी देखिए संध्या, बीजेपी संगठन मुख्य तौर पर 3 स्तर पर काम करता है। पहला काम ये होता है कि संगठन को ग्रास रूट स्तर पर मजबूती दी जाए और संवाद ज्यादा से ज्यादा स्थापित किया जाए अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के जरिए। जनता के फीडबैक क्या है ये शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे। दूसरा ये होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कल्याणकारी काम हो रहे हैं और तमाम बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में जो काम हो रहे हैं उनमें एक मददगार की भूमिका हो। योजनाओं के बारे में क्या फीडबैक है और उन योजनाओं का अधिकतम लाभ कैसे लिया जा सकता है, उसमें संगठन अपनी भूमिका निभाता है। और तीसरी बात यह होती है कि रूपरेखा जो संगठन के अभियानों की होती है, समय समय पर जो बीजेपी और सरकार एक रूपरेखा तय करती है तमाम अभियानों को। जैसे पर्यावरण को लेकर अभियान चलाया गया, जल संचयन को लेकर अभियान चलाया गया, या फिर गाँव में रात्रि निवास का एक प्रवास का जो कार्यक्रम चलाया गया। सांसद और मंत्री और विधायक और पदाधिकारी ग्रामीण गांव में प्रवास करें। इन सब अभियानों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और जनता से कनेक्ट, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत रेखांकित करते हैं कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करें कि उनका जनता से ज्यादा कनेक्ट हो, यानी सीधे संवाद हो, कि सोशल मीडिया के जरिए भी खूब सक्रिय रहे और सीधे कनेक्ट भी हो। तो उस दिशा में एक रूपरेखा बनती है। और चूंकि आज जब पहली बैठक है तो जरूर है जो महत्वपूर्ण अभियान है उनकी चर्चा होगी। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखें गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो 25 वर्ष पर जो कार्यक्रम होने हैं उसकी भी एक रूपरेखा हो सकती है कि किस तरह से कार्यक्रम देश भर में होने हैं, तो उसकी भी एक जानकारी दी जा सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि अभी आप देखें तो हफ्ता नहीं बीता है जब बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान हुआ है, नितिन नवीन की नई टीम का, तो वो पहली बैठक है। इसमें सबसे मुख्य तौर पर परिचय होगा और राष्ट्रीय नेताओं का संबोधन भी होगा। शीर्ष नेताओं का एक मार्गदर्शन मिलेगा बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों। बिल्कुल, इस जो तमाम बैठकें आज हैं, जो तमाम 3 अहम मुद्दे हैं, उसको लेकर सभी की निगाहें इस पर रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स देशों के युवा मामलों के मंत्रियों की अहम बैठक होने वाली है। भारत इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ ही कल ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की भी बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। अब इन दोनों महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कर रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इस कार्यक्रम के संचालन में हिस्सा ले रही हैं। युवा मंत्रालय के मुताबिक आज की बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और सतत विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा का एजेंडा है। वहीं 23 तारीख को होने वाली बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के खेल मंत्री आपसी सहयोग और खेल कूटनीति बढ़ाने पर मंथन करेंगे। तो अगले महीने भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। कभी आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए बना 4 देशों का ये जो समूह है ब्रिक, आज दुनिया की करीब आधी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1/4 से ज्यादा हिस्सा संभालने वाले बड़े भू राजनीतिक मंच में तब्दील हो चुका है। आखिर ब्रिक्स क्यों रखता है भारत के लिए इतनी अहमियत, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जल्द ही दिल्ली में कई विश्व नेताओं का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है। दरअसल बात हो रही है ब्रिक्स की, एक ऐसा समूह जो कभी सिर्फ 4 देशों से शुरू हुआ था, लेकिन आज दुनिया की कई बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं इसका हिस्सा हैं। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। 12 और 13 सितंबर को इसका शिखर सम्मेलन दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के तमाम सदस्य देश, भागीदार देश और विशेष आमंत्रित सदस्य देशों का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत के लिए ब्रिक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
भारत के लिए ब्रिक्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां भारत अमेरिका और यूरोप से अपने संबंध बनाए रखते हुए रूस, चीन और ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों के साथ भी बातचीत करता है। यानी भारत के लिए ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और बहुपक्षीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण मंच है और 2026 में इसकी जिम्मेदारी भारत के पास है। भारत ने अपनी ब्रिक्स चेयरशिप की थीम रखी है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी लचीलेपन, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी के जरिए भविष्य के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करना। और यही वजह है कि भारत में होने वाला ब्रिक्स समिट सिर्फ एक इंटरनेशनल मीटिंग नहीं माना जा रहा। ये उस समय हो रहा है जब दुनिया में जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। व्यापार, सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर बड़े सवाल सामने हैं। ऐसे में ब्रिक्स की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। निश्चित तौर पर भारत के नेतृत्व में इस बार ब्रिक्स की कोशिश होगी वर्तमान वैश्विक तनाव पर एक साझा वक्तव्य या साझी चिंता जाहिर करना। लेकिन इसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि ब्रिक्स में शामिल देशों के अपने अपने हित हैं। कई मुद्दों पर इनके बीच मतभेद भी हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक को जब मैं कवर कर रहा था, तब वहां पर वर्तमान वैश्विक संकट पर ईरान और यूएई जैसे देश आमने सामने आ गए थे। ऐसे में कोई साझा चिंता या वक्तव्य लाने की भारत की कोशिश असफल हो गई थी। इसलिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे भारत की असली चुनौती सिर्फ विस्तार नहीं, बल्कि इतने अलग अलग देशों के बीच कंसेंसस बनाना और उसे कंक्रीट कोऑपरेशन में बदलना है। तो कुल मिलाकर ब्रिक्स को सिर्फ 5 देशों का पुराना समूह समझना अब सही नहीं होगा। ये एक विस्तारित ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म बन चुका है और भारत की अध्यक्षता में 2026 का ब्रिक्स समिट ये तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है कि क्या ब्रिक्स सिर्फ दुनिया की बदलती आर्थिक ताकतों का मंच बना रहेगा या आने वाले समय में ग्लोबल गवर्नेंस की दिशा तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। तो आज इतना ही। नमस्कार। तो सभी की निगाहें रहेंगी अगले महीने होने वाली ब्रिक्स की इस बैठक पर। बढ़ते आगे और बात करते हैं झारखंड की। भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्तियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद रांची में छात्रों का प्रदर्शन एक बार फिर जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले छात्र नेताओं ने झारखंड सरकार पर छात्रों को धोखा देने और विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री सोरेन और राहुल गांधी के पुतले फूंकने के लिए अल्बर्ट एक्का चौक पर एकत्र हुए। रांची शहर के डीएसपी केवी रमन ने बताया है कि शहर में प्रदर्शन के दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन द्वारा तय किए गए रास्ते का उल्लंघन किया तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। जब पुलिस ने उन्हें काबू करने की कोशिश की तो झड़प हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद थे और इस सब के बीच झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार ने जानबूझकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों को तैनात किया था। उन्होंने दावा किया कि इन गुंडों ने लाठी डंडों से युवा प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। को डराने चमकाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता लोग यहाँ आके हम लोग को धमकी दे रहा है। ये जो जेएमएम का दलाल लोग हैं, अब हम लोगों का पुतला दहन पे रोक लगाने के लिए वो आए और हम दोनों बहनों के हाथ में पुतला था, वो जबरदस्ती पुतला को छीना। हम लोग दे नहीं रहे थे तो हम पे झापड़ लगाया गया। हम लोग आ रहे थे उधर से, हम लोग रैली में अपना शांतिपूर्वक आ रहे थे और 2 लड़की हमारे जो पुतला को लेके आ रही थी साथ में, जेएमएम के जो कार्यकर्ता 6-7 वो पुतला को खींच करके दौड़ने लगा। क्योंकि लोकतंत्र में विरोध प्रकट करने का धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन ये सामान्यतया होते रहता है और इन कार्यक्रमों के अगर सरकार विरोध करती है तो फिर पुलिस प्रशासन सड़कों पर आती है। हम सब लोगों ने भी देखा है या जानते हैं,
पुतला का भी छीना झपटी होता है। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। दिखाई कौन पड़ रहे थे? सरकार के गुंडे दिखाई दे रहे थे, जेएमएम के गुंडे दिखाई पड़ रहे थे, वो भी लाठी और डंडे के साथ दिखाई पड़ रहे थे। और इस बीच जेएल केएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि वो 24 अगस्त से भर्ती प्रणाली सुधार यात्रा शुरू करने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द किए जाने से जुड़े मामलों का हाईकोर्ट में मजबूती से बचाव कर ही नहीं रही। उन्होंने आगाह भी किया है कि अगर सरकार 15 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखती है तो वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना जरूर बनाएंगे। का मंशा हम लोग को संदेह लग रहा है और इससे पूरे छात्र परेशान है, हताश है और कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आगामी 24 अगस्त 2024 दिन सोमवार से कर रहे हैं और अगला जो 15 सितंबर को जो अगला सुनवाई है, अगर उस दिन मजबूती से सरकार अपना पक्ष अपना दलील नहीं रखती है तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पूरा झारखंड बंदी करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि रांची में छात्रों का प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है और ऐसे में जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो छात्रों से झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भिड़ंत हुई है और छात्रों और जो राज्य प्रशासन है उसके बीच जो कथित परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई हैं उसको लेकर लगातार तनातनी जो है वो अभी भी जारी है। और झारखंड में ये जो छात्रों का संग्राम है ये लगातार जारी है। रांची में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन भी हो रहा है और छात्र यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सरकार पर धोखे का आरोप लगाते हुए अपने साथ छलावा होने की बात कहते हुए ये छात्र नजर आ रहे हैं। सोरेन राहुल के पुतले जलाने की कोशिश भी की गई और इसी के बाद इन पर बल प्रयोग किया गया। पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई और तमाम तरह के आरोप भी अब लगते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग थे वो भी इन छात्रों पर बर्बरता करते हुए तस्वीरों में कैद हुए हैं। इस तरह के आरोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं और जेएमएम कार्यकर्ता भी इस मौके पर पहुंचे और उन्होंने छात्रों के साथ बर्बरता की, उन पर लाठियां भांजने का काम किया। जेएमएम कार्यकर्ताओं की प्रदर्शनकारियों से साफ तौर पर झड़प जिसकी तस्वीरें भी सामने आई और हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्रों का जो ये प्रदर्शन है वो तेज हो गया है क्योंकि ये लग रहा है कि सोरेन सरकार जो है वो लगातार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। जिसे कहते हैं ना कि एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, तो कुछ इसी तरह की तस्वीर अब झारखंड में देखने को मिल रही है क्योंकि सरकार पर धोखे का आरोप लगा रहे हैं छात्र। और जब परीक्षाएं रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो फिर वो लोग जो नौकरी पर थे वो भी मोर्चा खोल के बैठ गए हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प भी यहां पर सामने आई है। और साफ तौर पर संध्या हमने देखा कि हाईकोर्ट के स्टे के बाद जो कुछ छात्र हैं, जो लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो मान रहे हैं कि उनका भविष्य जो है कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है और कहीं ना कहीं सोरेन सरकार पर लगातार ये भी आरोप लग रहे हैं कि हाईकोर्ट में जो उनके वकील हैं वो अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रख रहे। यही जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं ये उनका भी कहना है। इसी पर ज़्यादा अपडेट्स के साथ रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़े हैं। दिवाकर, लगातार हम देख रहे हैं कि छात्रों और सरकार के बीच ये तनातनी जो राज्य सरकार है वो लगातार जारी है और ऐसे में अब इस आंदोलन को एक और बड़ा रूप देने की तैयारी जो छात्र हैं वो कर रहे हैं क्योंकि वो जिस तरह की कार्रवाई सरकार कर रही है, जिस तरह से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख रही है, उससे नाखुश हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आंचल जो छात्र हैं वो अब आक्रोशित हो गए और वो एक तरीके से छला हुआ महसूस कर रहे हैं। राज्य सरकार की जो गतिविधियां अब तक हुई है उससे वो छला महसूस कर रहे हैं और कल जब राज्य सरकार का पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे थे, जो सरकार के द्वारा इनके मांगों को फुलफिल नहीं किया गया उसके विरोध में, तो उसके बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ इनकी झड़प होती है। उनके कार्यकर्ता बकायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा, पुलिस तो थी इनको रोकने के लिए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर लाठियां बरसाई है। तो ये एक गंभीर और संगीन आरोप है कि जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों ने अब तक चलाया था, झारखंड में आपने देखा था किस तरीके से 26 दिनों तक इनका आंदोलन चला था और उसके बाद इनका आंदोलन सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम देने के बाद खत्म हुआ था। लेकिन जब ये सरकार ने जो सारी परीक्षाएं रद्द की थी, उन तमाम परीक्षाओं को एक के बाद एक
जिस तरीके से हाईकोर्ट में स्टे लगता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं छात्र आक्रोशित है कि ये सरकार बेवजह हम लोगों को सिर्फ हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने इस तरह का सिगुफा छोड़ा और सरकार की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी कोर्ट में वो कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी को लेकर आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए कल छात्रों ने पूरे राज्य भर में जो सरकार का है पुतला दहन का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन शाम होते होते तमाम जो स्थल थे, जो जिला मुख्यालयों पर हो चाहे राजधानी रांची में, आपने तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से छात्रों की पिटाई हो रही है। और पिटाई पुलिस वाले नहीं कर रहे, पुलिस वाले से ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उनकी पिटाई कर रहे हैं। तो ये अब एक तरीके से पूरी तरीके से पॉलिटिकल रंजिश की ओर पूरा मामला अब दिखता हुआ नजर आ रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता तो यहां तक कह रहे थे कि आपने 1 महीने से पूरे झारखंड को परेशान कर रखा है, हमारे मुख्यमंत्री को परेशान कर रखा है, इसलिए आपकी पिटाई होनी बहुत जरूरी है। तो ये तमाम तरह के नैरेटिव जो चल रहे थे वो कहीं ना कहीं चिंता की विषय है कि लोकतंत्र में लोगों को जो अपनी बात रखने की आजादी है और जिस तरीके से लोकतंत्र में लोग अपनी शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड में आंदोलन चला रहे थे, कहीं ना कहीं कल वो माहौल बिगड़ता हुआ दिखाया है। दिवाकर, ऐसे देखें तो कोर्ट से लेकर के सड़कों तक सोरेन सरकार हर मोर्चे पर घिरी हुई नजर आ रही है। और झारखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है तो भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि झामुमो के कार्यकर्ता कह रहे हैं छात्रों से कि आपने परेशान किया हुआ है, तो अरे भाई छात्र भी तो परेशान है, उनका कैसे हल निकलेगा? और जिन लोगों को नौकरी मिली वो भी परेशान है अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार खुद ही मान रही है कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता हुई है, इसीलिए सीआईडी की कार्रवाई ऐसे नहीं हो रही है। जब कुछ सरकार को क्लू मिले हैं, कुछ सोर्सेज से जानकारी मिली है, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। और आपको पता होगा कि 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, रोज हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार उस पूरे मामले में घिरी हुई है और उसी दबाव में, छात्रों के दबाव में ही और उनके पास जो जानकारियां मिली थी उसके बाद ही सरकार ने पूरे परीक्षाओं को रद्द किया था। जो पिछले 5-6 वर्षों में झारखंड में तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हुई थी जिनकी नियुक्तियां हो गई थी और उसको सरकार ने रद्द किया। लेकिन अब सरकार की तरफ से कोर्ट में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिख रही है और शायद इसी वजह से छात्र जो है वो आक्रोशित है और सड़कों पर उतर रहे हैं। और कल बाकायदा जब शाम में इस तरह की घटनाएं होती है तो छात्रों का आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा था। यहां तक कि जो छात्र घायल हुए थे, जिनको चोटें आई थी, उनको अस्पताल में भी नहीं रहने दिया गया, वहां से उनको भगा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की अराजक स्थिति झारखंड में देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर सवाल उठ रहे हैं सरकार पर भी और प्रशासन पर भी कि जिस तरीके से कल बर्बर कार्रवाई हुई, और आपने देखा था कि बर्बर कार्रवाई उस दिन भी हुआ था जब विधानसभा का घेराव छात्रों ने किया था। शांतिपूर्ण मार्च था, लेकिन शाम होते होते अंधेरे में जिस तरीके से छात्रों पर डंडे बरसते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि इस आंदोलन को समाप्त करने और खत्म करने की कोशिश के लिए जोर जबरदस्ती और डंडे का इस्तेमाल हो रहा है। दिवाकर, ये भी आप समझना चाहेंगे बहुत ही संक्षिप्त में कि किस तरह से, क्योंकि जब हम बात करते हैं जेएमएम सरकार की, कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन की वजह से यहाँ पर सरकार बनी है, ऐसे में ये सिलेक्टिव आउटरीच जिसके लिए हमेशा से विपक्ष जाना जाता है, यहाँ पर अब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ किस तरह से जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, जिन्हें माना गया था कि वो इन तमाम कथित अनियमितताओं में शामिल हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार ने कल एक और एसआईटी का गठन किया जो इस मामले की जांच करेगी और कई लोगों से, और उसमें से जो संदिग्ध अभ्यर्थी थे जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन संदिग्ध की कैटेगरी में सरकार ने उनको रखा है, कुछ क्लू मिला होगा सीआईडी को। इसके बाद 35 छात्रों को बुलाने की तैयारी की गई है और हो सकता है सोमवार को उनको बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए और उनके डॉक्यूमेंट का जांच किया जाएगा। लेकिन ये तमाम तरह की चीजें चल रही है। लेकिन अब पूरी तरीके से जो राजनीति है वो अब सड़कों पर यहाँ पर दिख रहा है और कांग्रेस अपने जो भूमिका है उनको लेकर हमेशा से तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमलावर भारतीय जनता पार्टी उन पर है कि किस तरीके से कांग्रेस का दोहरा चरित्र झारखंड में देखने को मिलता है। राहुल गांधी दिल्ली में तो जाकर, चलिए आगे भी लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे दिवाकर। फिलहाल इन तमाम जानकारी को आपसे साझा करने के लिए शुक्रिया। तो जिस तरह से संध्या ने भी कहा और दिवाकर भी जानकारी दे रहे थे कि अब जो तनातनी है वो कोर्ट से सड़कों पर है और इस छात्र आंदोलन को एक बड़ा रूप देने का आह्वान इस वक्त देवेंद्र नाथ महतो कर रहे हैं। और नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च,
है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत। और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां सरकार विरोधी स्वर एक बार फिर तेज हो गए। इस बार राज्य के जो सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लंबित डीए और डीआर के भुगतान का मामला फिर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। पंजाब सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 31 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का समय है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। डीए की मांग को लेकर पंजाब के अलग अलग जिलों में कर्मचारियों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भुगतान में देरी उनके अधिकारों का उल्लंघन है और सरकार को लंबित डीए डीआर तत्काल जारी करना चाहिए। अब जो प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी हैं, उनका क्या कहना है, आइए आपको वो भी बताते हैं। उनका मानना है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे। कि जो सरकार 4.5 साल से मुलाजमों की एक भी बात सरकार ने नहीं मानी आज तक, उसके लिए धरने प्रदर्शन होते रहे, समय समय पर सरकार को मांग पत्र और सरकार से मीटिंगें होती रही। सरकार किसी भी मीटिंग का सही जवाब आज तक नहीं दे पाई। पंजाब के टोटल 52 डिपार्टमेंट जो हैं, उन्होंने जलंधर के अंदर जो धरना प्रदर्शन था, उस धरने प्रदर्शन के अंदर ये ओथ दिया है। जहां जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां वहां सारे मुलाजिम ये ओथ ले रहे हैं कि हम इस सरकार को जो है वो वोट नहीं डालेंगे। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह जुड़ गए हैं। गुरमीत, जिस तरह से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी अनदेखी की जा रही है और उनका ये मानना है कि कई वक्त से जो वादा किया गया था मान सरकार द्वारा जब वो सत्ता में आए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया गया बल्कि वादा खिलाफी की गई है, इसीलिए आज वो इस विरोध पर उतर आए हैं। आंचल, ये जो पूरा मामला है दरअसल ये 10 साल से लंबित है सही मायने में देखा जाए तो, क्योंकि कैबिनेट ने डिसीजन लिया था साल 2021 में और उसके बाद लगातार पंजाब सरकार के कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि उन्हें डीए की किस्त दी जाएगी, जो कि अभी तक नहीं दी गई है। बल्कि हुआ ये कि हाईकोर्ट में जब ये मामला गया तो सरकार के जो सरकारी वकील हैं उन्होंने पक्ष ऐसा लिया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सरकारी कर्मचारियों के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जो कैबिनेट का डिसीजन 2021 में लिया गया है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन है, वो सरकार का डिसीजन है ही नहीं, जबकि सरकार एक कंटिन्यूड प्रोसेस है। यदि सरकार में जो है पार्टी बदलती है मगर सरकार कंटिन्यूएशन में चलती है, तो इन सब लॉजिक्स को जो है धत्ता बताते हुए सरकार के वकीलों ने अलग अलग पक्ष जो है वो हाईकोर्ट में रखे। फाइनली हाईकोर्ट में ये मामला पहले सिंगल बेंच में था, फिर डबल बेंच में, दोनों ने अपना ऑर्डर जो है सरकार के खिलाफ रखा और ये कहा कि जल्द से जल्द जो है 15 दिन के अंदर, फाइनली डिवीजन बेंच ने कहा कि ये आदेश दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर डीए की किस्त जारी की जाए। अब 15 दिन हो रहे थे 17 अगस्त को पूरे, यानी कि मैक्सिमम 18 अगस्त को, 17 या 18 अगस्त तक सरकार को किस्त देनी थी मगर वो भी नहीं दी गई। तो फाइनली जो कर्मचारी हैं वो नाराज है पंजाब सरकार से, वो हाई कोर्ट का रुख करते हैं, कंटेम्प्ट पिटीशन डालते हैं और कंटेम्प्ट पिटीशन ये निर्मल सिंह और अदर्स की ओर से जो है फाइल की गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने कहा था, सरकार को आदेश दिया गया था 15 दिन में डीए की किस्त देने का, अभी तक तो दी नहीं है। और इसके साथ ही जो है उन्होंने जो सेक्शन 12 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत जो है ये पिटीशन दायर की है। अब ये पूरा जो मामला है वो दरअसल कोर्ट में ऐसा है कि 3 अगस्त को जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था उसमें सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि 15 दिन के अंदर एक तो भुगतान किया जाए और जो सिंगल बेंच का जो भी आदेश था उसे बरकरार रखा गया था। और इसके साथ ये भी कहा गया था कि अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते तो 6% का ब्याज आपको कर्मचारियों को देना होगा। और सख्त टिप्पणी जो है वो सरकार के विज्ञापनों पर की थी। जो बड़े बड़े विज्ञापन सरकार कर रही है उन पर जो पैसा खर्च कर रही है, उन पर पैसा खर्च करने के बजाय जो है वो सरकारी कर्मचारियों को डीए के भुगतान के तौर पर दिया जाना चाहिए। और अभी फिलहाल जो कल प्रोसीडिंग्स हुई है हाई कोर्ट में, उसमें दरअसल सरकार का ये पक्ष था कि अभी जो पिछला ऑर्डर है, अगस्त 3 का ऑर्डर है हाई कोर्ट का, तो उसके तहत 31
अगस्त तक जो है पंजाब सरकार को एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना है, तो अभी समय है, हम स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे। मगर अभी जो है हुआ ये कि 17-18 अगस्त तक जो है सरकार को डीए का भुगतान करना था, मगर 17 अगस्त को आप मानिए कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर आता है जो कि सभी विभागों में पंजाब सरकार के में जाता है कि जो हाई कोर्ट का ये केस है इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए आप अपने स्तर पर कोई भी फैसला ना ले। सभी सेक्रेटरीज को यह ऑर्डर दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि विदाउट द ऑर्डर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई ऑर्डर नहीं करता तब तक आप कोई इस कोर्ट ऑर्डर के बारे में फैसला नहीं लेंगे। और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई बड़ा ऑर्डर आया भी नहीं इस संदर्भ में। तो फिलहाल जो है ये देखने को मिल रहा है कि और क्योंकि पंजाब के वित्त मंत्री से सवाल भी किया गया कि क्या आप ये डीए के जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो उन्होंने मीडिया को यही कहा कि हम शायद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट लेकिन गुरमीत तो जो कर्मचारी है उन्हें उम्मीद फिलहाल नहीं नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेटर गया और वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं यानी कि वहाँ राज्य के, वो अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन अंदर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि जो पंजाब की वित्तीय हालत है यानी कि जो राज्य प्रशासन है उसका जो वित्तीय खाका है वो कमजोर है, इसीलिए वो डीए नहीं दे पा रहे हैं, ओपीएस सिस्टम को लागू नहीं किया जा रहा है और ऐसे में जो विरोध के स्वर हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मान सरकार जो दावे कर रही है कि हम लोकहित जनहित से जुड़ी तमाम योजनाएं कर रहे हैं और राज्य प्रगति के पथ पर है, ये अपने आप में विरोधाभासी नजर आ रहा है इस दावे के बाद। ये तो आजकल इतनी हास्यास्पद बात है, दरअसल ये लॉजिक ये अंदरूनी है ही नहीं, इसको तो सरकार ने कोर्ट में मान लिया। हाई कोर्ट में ये कह दिया कि जो है हर स्टेट की अलग आर्थिक हालत होती है और संविधान के आर्टिकल 163 का हवाला दे दिया और इसके साथ में सरकार ने ये कहा कि फिलहाल जो है पंजाब की जो आर्थिक हालत है वो इतनी दुरुस्त नहीं है कि हम सरकारी कर्मचारियों को इतनी बड़ी पेमेंट कर सके, क्योंकि ये जो पेमेंट है ये तकरीबन 14,191 करोड़ बनती है और अगर सिर्फ इसके ब्याज का भुगतान है, आप मान लीजिए कि ये पेमेंट भी नहीं करती सरकार और इसको होल्ड पर डालती है, तो ब्याज का भुगतान भी तकरीबन 850 करोड़ रुपए सालाना बनता है। तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा जो है एक बैगेज बनने जा रहा है। अब जो हाई कोर्ट में दलीलें हैं वो बड़ी अजीबोगरीब पंजाब सरकार के वकील दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट है उसने अपने जुरिस्डिक्शन का ब्रीच किया है, ये दरअसल पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मैटर है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के मैटर में हाई कोर्ट कैसे जो है हस्तक्षेप कर सकती है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा ये कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन आप इसे अकेला मत समझिए, ये कर्मचारियों के भविष्य से लेकर कर्मचारियों की तनख्वाह से लेकर जुड़ा हुआ मैटर है और इस पर हम फैसला लेंगे, इसमें आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा, कैबिनेट के फैसले को मिस इंटरप्रेट करने की बात जो है सरकार की ओर से कही गई कि साल 2021 में जो फैसला लिया गया था उससे मिस इंटरप्रेट किया गया है। सही मायने में सरकार डीए इस तरह से नहीं देना चाहती है, मगर ये याचिकाकर्ताओं के वकील थे उनकी ओर से दलील दी गई कि जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन हुआ उसके बाद एक पे फिक्सेशन के रूल्स बनते हैं, उसमें अमेंडमेंट होती है, उसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हुआ, उसके बाद गवर्नर के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया, तो वो सब क्या था, वो सरकार का ऑर्डर नहीं था। तो इसको लेकर बहुत बड़ी बहस जो है वो हाईकोर्ट में हो चुकी है। इसके साथ ही सवाल ये किया गया कि जो सेंट्रल रेट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को डीए देती है, जब इसके बारे में सरकार ने फैसला कर ही लिया है तो सरकार को प्रॉब्लम क्या है। अब सरकार ने एक प्लान दिया था हाईकोर्ट को, लिक्विडेशन प्लान, कि हम एक काम करते हैं कि इकट्ठा डीए नहीं देते हैं, हम ऐसा करते हैं कि 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक है 75 साल के उम्र तक के कर्मचारियों की कैटेगरी, उसके बाद 75 से 85 और 85 से ज्यादा उम्र के कर्मचारी। तो हम ऐसे ऐसे करके जो है कर्मचारियों को डीए की किस्त देते रहेंगे, मगर उसमें पेंशनर्स भी शामिल थे, मगर उसे भी हाईकोर्ट ने नहीं माना। हाईकोर्ट का यह कहना है कि जितना ज्यादा आप इसमें डिले करते रहेंगे उतना ज्यादा जो है वो न्याय संगत नहीं होगा, इसलिए आप मुश्किल ये है गुरमीत की सारे काम छोड़िए, एडवर्टाइजमेंट छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, आप इमीडिएटली जो है कर्मचारियों को भुगतान कीजिए। बिल्कुल मुश्किल है कि मान सरकार अलग अलग मुद्दों पर घिरती हुई चौतरफा नजर आ रही है और ऐसे में किस मुद्दे को किस तरह से हैंडल करना चाहिए इसी को लेकर वो पेशोपश में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरमीत, इतने बेहतरीन तरीके से इन तमाम तथ्यों को साझा करने के लिए हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। और इस बैठक में बीएसएफ, एसएसबी, खुफिया एजेंसियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले अमित शाह ने सिलीगुड़ी में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता
जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नए भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। 3 दिवसीय दौरे में अमित शाह की सुरक्षा और पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर बैठकों को अहम माना जा रहा है। और आइए बात करते हैं कई मौसम से जुड़ी हुई। देश के कई हिस्सों में जारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार तेज हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। उत्तराखंड के नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंपावत, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में बारिश और आंधी की चेतावनी है। पूर्वी भारत के कई राज्यों में भी मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, जबकि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका भी है। दिल्ली एनसीआर में आज तड़के से ही मौसम बदला हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के शहरों में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। कई दिनों से उमस और गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिली। सुबह सुबह बारिश होने से दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहावना हो गया है। इधर ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है और ग्रामीणों को खाने पीने की चीजों के साथ साथ पीने के पानी की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और राहत की जरूरत बनी हुई है। बाढ़ से प्रभावित आम जनता ने आप बीती सुनाई है। पूरा गांव में पूरा पानी घुस गया। अभी घर घर में पानी भी है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए पानी नहीं है। पूरा मगरमच्छ भी आया गांव को, पूरा सबका भय है। मगरमच्छ किधर जाएंगे, क्या करेंगे वो भी मालूम नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं पा रहे हैं और खाना पीना के तो मुश्किल है और फिर उनका चूल्हा नहीं जल रहे है और बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर बहुत दुख में है यहाँ लोग। और इस तरह हाल में 17-18 जीपी पूरा पानी में है। राजकनिका में भी 8 और पट्टामुंडई में 15 जीपी और फिर म्यूनसिपल में 11 वार्ड और फिर राजनगर, इस तरह 70 जीपी हमारी केंद्रापड़ा जिला में पूरा बाढ़ में है और पानी में है और जनता की हालत बहुत बुरा हालत है यहाँ। बाकी चीजों से ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे समाचार पत्रों में क्या कुछ खास छपी हैं दिलचस्प खबरें हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट के जरिए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद विकास स्वागत और हमारे हाथों में समाचार पत्र देखकर आप समझ गए होंगे कि वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट का। और पहली खबर जो हम ले रहे हैं वो दैनिक जागरण से हमने ली है आपके लिए, जो उड़ान योजना के विस्तारीकरण का यहाँ पर जिक्र कर रही है कि इसके लिए 28,840 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो दिया जाएगा। और नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार उड़ान परियोजना का जो अगला चरण है उसके लिए इस रकम के आवंटन को कर रही है और इस सब महत्वाकांक्षी योजना को और आगे स्तर पर ले जाने की ज़रूरत है। अब उड़ान योजना का साफ मतलब ये है कि जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर जो एयर कनेक्टिविटी है उसे बढ़ाया जाए। एयर कनेक्टिविटी के बढ़ने से साफ तौर पर उस राज्य की आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ होती हैं, पर्यटन को मजबूती मिलती है और इसी उड़ान योजना को हमने कई अलग अलग राज्यों के लिए गेम चेंजर माना। राज्यों के साथ साथ जो आम आदमी है उसके लिए हवाई सफ़र को और किफ़ायती, सुलभ, सुगम
ये जो अनुभव बने हैं वो उस उड़ान योजना के जरिए बने हैं और इसी के लिए जो परिस्थिति तंत्र यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं उन्हें और मजबूत करने की बात इस चरण में की जा रही है। तो आम आदमी के लिए उड़ान योजना के जरिए इस सफ़र को और हम कह सकते हैं सुलभ बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से। और अगली खबर है बैंकिंग क्षेत्र में जिस तरह से आप लगातार जब बैंकों में जाते हैं और देखते हैं कि धोखाधड़ी का कई बार आप शिकार हो जाते हैं, तो कैसे इस धोखाधड़ी को रोका जा सकता है, उसके लिए आरबीआई लगातार प्रयासरत है। उसी कड़ी में ये अगली खबर है जो बता रही है कि लगातार धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगाई जा सकेगी। इसके लिए अगले वर्ष से अल्फा न्यूमेरिक कोड वाले चेक से ही भुगतान किया जाएगा। अब क्या होते हैं ये अल्फा न्यूमेरिक कोड? तो आपको बताएं कि अल्फा न्यूमेरिक कोड में अक्षर और अंक दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो चेक होता है आपका, उस चेक की पहचान और सत्यापन सुरक्षित हो जाता है और चेक में छेड़छाड़ या फिर फर्जी चेक के जरिए भुगतान का जोखिम भी घट जाता है, कम हो जाता है। यानी कि जो आपकी राशि है, जो आप जिसे देना चाहते हैं वो उसी तक पहुंचती है, किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। और अगली खबर जुड़ी है पर्यटन के लिहाज से, यानी अगर आप एक ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं और आप मावा जलेबी का एक ऐसा स्वाद चखना चाहते हैं जो आपकी जुबान पर कई दशकों तक रहे, तो आपको जाना होगा इंदौर। इंदौर से करीब 180 किलोमीटर दूर जो ताप्ती नदी है उसके आसपास जो दक्षिण की ओर है वो एक छोटा सा शहर है बुरहानपुर, जहां आप अलग अलग तरीकों से टूरिज्म के लिहाज से एक अपनी अलग छवि बनाते हैं और यहाँ पर भूमिगत नहर का अद्भुत नज़ारा है। उसके साथ साथ जो लोग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं उनके लिए असीरगढ़ का किला है जो कि अजय है और पहाड़ी पर बना है माँ इच्छा देवी का धाम, और इसीलिए ये अपने आप में इतिहास के कई ऐसे साक्ष्यों को समेटे हुए हैं जो टूरिज्म के लिहाज से एक उपयुक्त और मुफीद डेस्टिनेशन माने जाते हैं। तो अगर आप छुट्टी प्लान कर रहे हैं तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। तो प्रेस रिपोर्ट में आज इतना ही, लेकिन आइए अब बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस यानी कि हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्र की, जहां आज हम आपकी रिटायरमेंट के लिए कुछ निवेश के बेहतरीन विकल्प लेकर आए हैं। लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश सोच रहे हैं तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। अब इसके अलावा इंडेक्स फंड में क्योंकि 15% तक का सालाना रिटर्न संभव है, आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं और SIP यानी छोटी रकम के जरिए आप निवेश की रणनीति को बना सकते हैं एक बड़े कॉर्पस के लिए, और मासिक आय के लिए आप SWP को चुन सकते हैं। तो रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन ये विकल्प है जिसमें म्यूचुअल फंड सबसे उपयोगी साबित होता है। ये तो हुई मनी मंत्रा की बात, और आगे बढ़ते हैं कारोबार जगत पर भी नजर डाल लेते हैं बिजनेस ब्रीफ में। तो बात करते हैं मिठास की। त्योहारों के मौसम से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए। 20 जुलाई 2026 को चीनी की कीमत 48 रुपये 18 पैसे प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त को बढ़कर 55 रुपये 70 पैसे प्रति किलो हो गई। सरकार ने कहा कि ये जो कीमतें हैं और उनकी उपलब्धता, उस पर लगातार सरकार नजर रख रही है। सरकार ने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन से जोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 में करीब 12% से घटकर 2025-26 में लगभग 9% रह गया है। देश में उत्पादित इथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा अब अनाज खासकर मक्के से आता है। चीनी की कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी की प्रमुख वजह कम घरेलू उत्पादन, त्योहारों से पहले बढ़ी मांग, मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान और वैश्विक स्तर पर चीनी की आपूर्ति में कमी और इंडस्ट्री के कुछ वर्गों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरी शामिल है। मौजूदा सीजन में चीनी का उत्पादन लगभग 306 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जबकि गन्ना उगाने वाले राज्यों का शुरुआती अनुमान लगभग 343 लाख मीट्रिक टन था। उत्पादन पर गन्ने में रेड रॉट और टॉप बोरर बीमारी के साथ साथ भारी बारिश की वजह और जल भराव का भी असर पड़ता हुआ नजर आया। अनुमान से कम उत्पादन के बावजूद अक्टूबर में नया पेराई सीजन शुरू होने तक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार ने हालांकि जमाखोरी रोकने के लिए 1 अगस्त से 30 नवंबर तक डीलर्स पर 400 टन की स्टॉक लिमिट भी लगा दी है। 1 सितंबर से थोक ग्राहक 15 दिनों की खपत से ज्यादा चीनी नहीं रख सकेंगे। इसके साथ ही 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की मंजूरी भी दे दी गई है। सरकार के मुताबिक अक्टूबर में नया पेराई सीजन शुरू होने के बाद चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी। वहीं 20 अगस्त तक 2025-26 सीजन के गन्ना किसानों को 97% बकाया भुगतान किया जा चुका है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त चीनी को इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करने से इस ढांचागत समस्या को हल करने में मदद मिली है और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। और आइए अब देखते हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई खबर कृषि जगत के जरिए। और वहीं बात खेती में अच्छी पैदावार से जुड़ी हुई। इसके लिए सिर्फ बीज और पानी नहीं बल्कि मिट्टी की सेहत यानी उसके हेल्थ कार्ड को भी स्वस्थ होना जरूरी होता है। लगातार रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी में जैविक पदार्थ और पोषक तत्वों का संतुलन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में हरी खाद किसानों के लिए एक प्राकृतिक और कम लागत वाला विकल्प बनकर सामने आ रही है। देखिए हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। खेत की मिट्टी को प्राकृतिक तौर पर उपजाऊ बनाने में हरी खाद की अहम भूमिका होती है। ढैंचा, सनई, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार और बरसीम जैसी फसलों को कुछ समय के लिए उगाया जाता है और फिर हरी अवस्था में ही मिट्टी में मिला दिया जाता है। इनके सड़ने गलने से मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है, जिससे इसकी उर्वरता और संरचना बेहतर होती है। हरी खाद का सबसे बड़ा फायदा है मिट्टी की सेहत में सुधार। इससे मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बढ़ती है। दलहनी हरी खाद फसलें वातावरण की नाइट्रोजन को जैविक रूप से स्थिर करने में भी मदद करती हैं। इससे नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा को 25% तक कम किया जा सकता है। इससे मृदा में वायु संचार बढ़ता है और मृदा तापमान में संतुलन आता है। इसके साथ ही मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है और पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। फसलों में कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आती है और मित्र कीटों की संख्या में भी वृद्धि होती है। इसके साथ ही खरपतवारों की समस्या भी कम होती है। कुछ फसलें हैं जैसे ढेंचा, लोबिया, उन फसलों को अगर हम उगाते हैं और उगाकर मिट्टी में दबा देते हैं, इससे हरी खाद बनती है और इस हरी खाद को मिट्टी में जब मिलाते हैं तो उससे कई फायदे होते हैं। हरी खाद के रूप में ढैंचा को सबसे बेहतर माना जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये बहुत कम पानी में भी आसानी से उग जाता है और कमजोर जमीन में भी अच्छी वृद्धि करता है। ढैंचा की जड़ें मिट्टी के अंदर जाकर उसे भुरभुरी और हवादार बनाती हैं। ये फसल मिट्टी में नाइट्रोजन के साथ साथ अन्य जरूरी पोषक तत्व भी जोड़ती है। यही वजह है कि इसे मिट्टी की बैटरी चार्ज करने वाली फसल भी कहा जाता है। हरी खाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। किसानों को मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, हरी खाद, फसल अवशेष पुनर्चक्रण और फसल विविधीकरण जैसी पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हरी खाद को मृदा परीक्षण और संतुलित उर्वरक प्रबंधन के साथ अपनाया जाए तो इसका फायदा और बढ़ सकता है। मिट्टी की सेहत सुधारने, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और कृषि को टिकाऊ बनाने की दिशा में हरी खाद एक प्रभावी विकल्प बनकर उभर रही है। अगर हमारे किसान इसे अपनी खेती का नियमित हिस्सा बनाएं, तो इससे न सिर्फ मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी बल्कि फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता में भी बेहतरी आएगी। कैमरा पर्सन मनोज चोपड़ा के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, पूसा, दिल्ली। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं हमारी विशेष सीरीज एक दिन एक उत्सव की ओर। तो एक दिन एक उत्सव में आइए बात करते हैं रंगीलो राजस्थान की, जहां की मेड़ता सिटी में भक्त शिरोमणि मीराबाई का 522वां जयंती महोत्सव ध्वजारोहण और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भव्य रूप से शुरू हुआ। 7 दिवसीय इस महोत्सव में अखंड हरि कीर्तन, भजन कीर्तन और कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश भर से श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद भी यहां पर की जा रही है, इसलिए खास व्यवस्थाएं भी की गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेड़ता सिटी स्थित भक्त शिरोमणि मीराबाई एवं श्री चार भुजानाथ मंदिर परिसर में मीरा जयंती महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। महोत्सव की शुरुआत रजत रेवाड़ी की स्थापना के साथ हुई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर रजत रेवाड़ी में श्याम की लघु प्रतिमा विराजित की गई। रजत रेवाड़ी की स्थापना के बाद विभिन्न समाजों की भजन मंडलियों ने निर्धारित क्रम के अनुसार अखंड कीर्तन का शुभारंभ किया। इससे पहले राजपूत समाज की ओर से मीराबाई की ध्वजा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
चार भुजानाथ मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मीराबाई मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद मीरा स्मारक परिसर में धार्मिक सभा आयोजित हुई। वक्ताओं ने मीराबाई के जीवन और उनकी भक्ति से प्रेरणा लेते हुए समाज में भक्ति, शक्ति और संस्कारों की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। 7 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में भजन, कीर्तन, धार्मिक कार्यक्रम और भव्य भक्ति संध्या का आयोजन भी होगा। 7 दिनों तक चलने वाला मीरा जयंती महोत्सव 25 अगस्त को रजत रेवाड़ी की भव्य शोभा यात्रा के साथ संपन्न होगा। मीराबाई की भक्ति और आध्यात्मिक संदेश को समर्पित यह आयोजन श्रद्धालुओं को भक्ति, संस्कार और आस्था से जोड़ने का माध्यम बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश से, जहां 54 से रुपये का जो बयान अखिलेश यादव द्वारा दिया गया था उस पर मायावती ने अब अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। मायावती ने ट्वीट कर इस बयान को अमर्यादित बताया। उन्होंने कहा, अशोभनीय और शर्मनाक है ये, अखिलेश यादव को तत्काल इस पर माफी मांगनी चाहिए। और आरएलडी और उसके नेता के साथ चौधरी चरण सिंह परिवार के अपमान का भी आरोप है। दरअसल हुआ ये था कि अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में ये कहा कि हमने तो 54 से रुपया बनाया, यानी कि जो छोटी अलायंस पार्टीज हैं उनका बड़ा कद किया जब वो सपा के साथ थी। और कहीं ना कहीं ये निशाना सीधे तौर पर आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोक दल पर था और इसीलिए सपा की राजनीतिक संकीर्ण सोच और जातिवादी जो सोच रही है सपा की, उस पर निशाना साधा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और पीडीए को लेकर भी अखिलेश पर निशाना साधा गया है। आपको बता दें कि सपा का सहयोगियों के प्रति जो रवैया है वो अविश्वसनीय है, ये बात मायावती ने कही है। 1993 के सपा बसपा गठबंधन टूटने का भी उन्होंने अपनी इस बात में जिक्र किया। सपा पर गुंडों, माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। मायावती यानी कि तीखे सुरों में इस बात की आलोचना करती हुई नजर आ रही हैं जो बयान अखिलेश यादव ने दिया। सपा का सहयोगियों के प्रति रवैया जो है वो अविश्वसनीय रहा है। 1995 में गेस्ट हाउस कांड का भी उन्होंने जिक्र किया है, यानी कि मायावती यहाँ पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए और अखिलेश यादव और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए सपा पर गुंडों, माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप और उत्तर प्रदेश की जनता से सपा से सावधान रहने की अपील भी मायावती ने अपनी इस बात में की है। और आइए देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें अराउंड द वर्ल्ड के जरिए। यूक्रेन के क्रिवीरी शहर पर रूस ने एक बार फिर भयानक ड्रोन हमला किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस भीषण हमले में अब तक 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 130 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच गया। इस बीच ईरानी नौसेना के कमांडर शाहराम ईरानी ने दुश्मनों को खुली चेतावनी दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरानी सशस्त्र बल जल्द ही समुद्र में अपने दुश्मनों को एक ऐसा ऐतिहासिक सबक सिखाएंगे जिससे जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन के सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस थिंक टैंक को $5 अरब के मानहानि मुकदमे की धमकी दी है। दरअसल थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि शहरों में नेशनल गार्ड की तैनाती से अपराध में कोई कमी नहीं आई है। खबर पेरू से, जहां ड्रग तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9.3 टन से अधिक जब्त मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई विभिन्न छापेमारी में बरामद गांजा, कोकेन, नशीले पदार्थों को जलाकर पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्राफिक के जरिए अब जान लेते हैं अलग अलग राज्यों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
और नया सवेरा में वक्त आ गया है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जैसे कि हमारी रवायत है, जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं इक्वाडोर के क्वेटो में आयोजित मिर्ताद डेल मुंडो इंटरनेशनल हॉट एयर बलून फेस्टिवल की इन खूबसूरत झलकियों के साथ। तो आप इन रंग बिरंगे हॉट एयर बैलून्स को आसमान में उड़ते हुए देखिए और साथ ही साथ मुझे, मेरी सहयोगी आंचल और हमारी नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।